हमारे साथ एक देखिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संदीप जी। अक्षय जी, देखिए जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से डंके की चोट पर कहा जा रहा था कि इस बार नीतीश की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि इस बार जो तेजस्वी यादव है उनके सिर पर ही ताज सजेगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आंकड़ों को देखकर यही कहा जा रहा है कि इनके सारे दावे जो है वो हवा हवाई हो गए। तो हमारे साथ संदीप जी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, आरजेडी के सारे दावे हवा हवाई होते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि कहते हैं ना कि आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग का घमंड नहीं रहा, रावण का घमंड नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं इनके चुनावी जो वादे थे या चुनावी भाषा थी, जिस तरीके से इनकी प्रवक्ता थे, लोग थे या इनके कार्यकर्ता थे, तो एक कहीं ना कहीं इनको इतना आश्वस्त हो गया कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण मैं मानता हूँ आरजेडी के पीछे। दूसरा देखिए, कहते हैं ना चुनाव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि अब देखिए अब वो समय नहीं रहा कि आपको जो है सिर्फ घर बैठे चुनाव जीता जा सकता है। आपको बूथ लेवल से लेकर डिजिटल तक आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा और उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। आरजेडी ने जो जो वादे किए हैं वो धरातल पे किस तरीके से आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लैंड वाला काम था कि लैंड दो जॉब दो वाला हिसाब था, और आरजेडी कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी उभर नहीं पा रहे थे। आप देखिए कभी भी जिक्र जो है पूरे चुनावी मैदान में जहाँ जहाँ भी सभाएं हुई, कभी लालू यादव जी के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के जो पीढ़ियां थी, कहते हैं ना कि हमारे पिताजी जानते हैं कि लालू यादव के सरकार में क्या हुआ था, तो वो वाला इम्पैक्ट जो है ना अपने बच्चों को भी उन्होंने बताया कि देखो अगर अपनी पीढ़ी को सुधारनी है तो इनको वोट मत देना। तो ये जो युवा वर्ग था, जिसको हम कहते थे कि युवा वर्ग तेजस्वी के साथ जाएगा, वो भी नहीं गया। और कुछ युवा वर्ग जनसुराज के साथ जरूर गया, जहाँ पे कहते हैं ना कि सभी टाइप की जातियां, सभी तरीके की जनजातियां, क्या जातियां की बात करूं मैं, तो सभी तरीके की जातियों ने वोट दिया है जनसुराज को। लेकिन जनसुराज क्या सीट कन्वर्ट पाएगा, ये कहीं नहीं लगता मुझे। मैं तो फर्स्ट ऐसे बोल रहा हूँ कि जनसुराज फर्श पे रहेगा, अर्श पे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एक सीएम चेहरा ना होना ये एक बड़ा कारण भी था। और उनके जनता के बीच में जो मुद्दे थे, जो मुद्दे ले जाने थे, पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं पलायन का मुद्दा वो फिट नहीं बैठ पाया जिस तरीके से फिट उनको बैठाना था। रही बात देखिए आरजेडी की, तो आरजेडी में मनमुटाव तो पहले से हो गया, परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगे। मीसा भारती कुछ और स्टेटमेंट देने लगी थी बीच में, फिर वो जाके कुछ बात और बनी। उसके बाद जो है परिवार में तेजू भैया एक अलग टाइप के जवाब देने लगे, क्योंकि कई सारे वीडियो वायरल होने लगे कि आपस में मतभेद का देखने को मिली है। संदीप जी, जो हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और आंकड़े देखिए किस तरह से लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। एनडीए 190 सीटों पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन लगातार फिसलता जा रहा है, जहां 58 तक पहुंचा था, 68 तक पहुंचा था, अब वापस फिसलकर 49 सीटों पर बढ़त बनती दिखाई दे रही है, जबकि जीएसपी शून्य है। अदर 4 सीटों पर बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। आप बने रहिए, हमारे साथ राकेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत, बताइए। जो तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है वो तो 2/3 बहुमत के साथ, यानी प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है एनडीए को। ये एक्सपेक्ट था आपको? देखिए ऐसा है कि चुनाव के शुरुआती रुझान में या जब इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी तब भी लगातार ये चर्चा थी कि बिहार का इलेक्शन किस ओर जा रहा है। उसमें 2 फैक्टर्स बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि जिनको समझना पड़ेगा। पहला कि बिहार के इस पूरे चुनाव को आप देखेंगे तो ये पाया गया कि वोटर्स खुल के आगे नहीं आए कि किसकी सरकार वो बनवाने जा रहे हैं। वहां पर बिहार का वोटर पूरी तरीके से साइलेंट रहा, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से जो 10,000 रुपए की स्कीम के तहत महिलाओं के अकाउंटों के खाते में पैसे पहुंचे और महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर वोट दिया, तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो एक्सिस वोट जा रहा है बिहार के अंदर इस बार, और महिलाओं की परसेंटेज बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा एनडीए को जाएगा। तीसरा फैक्टर, इस पूरे चुनाव में आप देखें जिस तरीके से आरजेडी के अंदर उन्हीं के खुद भाई ने एक नई पार्टी बना के चुनाव लड़ने का जो घोषणा करी और वो चुनाव लड़े, तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही एक भीतरघात हो गया है, जिससे कि 2 पार्टियां बन गई। और जो चौथा महत्वपूर्ण कारण रहा वो ये रहा कि आप देखें अभी तो पूरा जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा, वो देखा जाएगा कि किस तरीके से चुनाव का परिणाम में कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से हारा है और कितने वोटों से जीता है।
लेकिन इसमें हमें एक बात को ये भी समझना पड़ेगा कि जो जन स्वराज पार्टी है, मैंने पहले दिन से ही डिबेट्स में बैठ के कहा था कि वो चुनाव जीतने नहीं जा रहे, वो चुनाव जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव को लड़ा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको इतने वोट वो ले गए कि शायद जीतने वाला कैंडिडेट वो हार गया होगा। बाकी जब एक बार विश्लेषण किया जाएगा हर एक सीट के अनुसार कि किस पार्टी के किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तब ये निश्चित होगा। लेकिन निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ, कि बी टीम के तौर पर जन स्वराज काम करते दिखाई दे? देखिए, जिस तरीके से जन स्वराज की पार्टी की पूरी कैंपेन को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो मैक्सिमम अटैक था वो आरजेडी के ऊपर ज्यादा रहा। तो इससे एक बात तो निश्चित होती है कि वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनका वोट बैंक जो है वो आरजेडी की तरफ से भी खिंचकर आए। और आप पूरी कैंपेन देखें कि वो जो आक्रामक रहे, वो जंगल राज पे भी बोले, वो रोजगार पे भी बोले, तो वो उन मुद्दों पे बोल रहे थे जिस पे तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार रोजगार पे बात कर रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं, उन्होंने वो मुद्दा उठाया। तो बेसिकली वो चुनाव जीत नहीं रहे थे, ये उनको पहले दिन से पता था, क्योंकि उन्होंने कई पार्टियों के सर्वे कराए और शायद इसी बेस पे वो खुद भी चुनाव नहीं लड़े। और बाकी ये है कि बिहार की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो रुख साफ नहीं कर रहे थे कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट के बाद पता चल रहा है कि बिहार की जनता ने रुख साफ किया था। राकेश जी, आपको लग रहा है कि महागठबंधन जो है गलत पिच पर बैटिंग कर रहा था, जिसका नतीजा, जो फिलहाल हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नतीजे हैं, ये रुझान है, इस पर दिखाई दे रहा है कि जो मुद्दे उठाए गए, चाहे वोट चोरी हो, एसआईआर को लेकर जो जिस तरह से सवाल उठाए गए, या फिर ये कहा गया कि बार बार जंगल राज की बात की जाती है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान, लेकिन आज बिहार में जो कानून व्यवस्था का हाल है, हर दिन हत्याएं हो रही हैं, हर दिन महिलाओं से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये आरोप लगते रहे तेजस्वी यादव की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, कि अघोषित तौर पर जंगल राज तो आज भी है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष ने अपना काम किया, वो जंगल राज की बात हो, चाहे उन्होंने वो मुद्दा बनाया हो, बेरोजगारी की बात हो, पलायन की बात हो, और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने लगातार सरकार में रहने के लिए चाहे कहीं पर भी पार्टी को अपना ले जाके खड़ा कर दिया हो, ये मुद्दा हो, 20 साल जिस तरीके से लगातार राज करने के बाद दोबारा से कमबैक हुआ है। और ये छोटी जीत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आंकड़े आए हैं, बढ़त के आए हैं, इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। आप समझ ले 10, 15, 20 सीटों का फेरबदल हो सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया। ये महागठबंधन के सभी नेताओं को समझना पड़ेगा। और इसका खामियाजा आप एक ये भी देखें कि जो कांग्रेस है, खास तौर पे केवल आरजेडी ने अपनी परफॉर्मेंस को बेटर किया है। आप अगर देखेंगे तो ऐसा लग भी रहा था कि आरजेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी और कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब होगा। लेकिन अब जो चुनावी परिणाम के जो अब तक के रुझान आए हैं, उनको देख के ये लगता है कि आरजेडी ने कहीं ना कहीं इस हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया। पार्टी का जिस तरीके से वोट कमबैक नहीं हो पा रहा, उस वजह से भी महागठबंधन को कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ा है। नहीं तो आप ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का साथ पसंद जरूर था, लेकिन ये साथ फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़कों की जोड़ी देखी थी ना लोगों ने, बैकफायर कर गए क्या आरजेडी के लिए राहुल गांधी? देखिए, ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन के आगे एनडीए की जो रणनीति थी वो ज्यादा बेहतर साबित हुई। महागठबंधन ने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों को वो ठीक से या तो उठा नहीं पाए या वो लोगों को समझा नहीं पाए। और एनडीए ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, जो मुद्दे लोगों को समझाए, वो लोगों को बेहतर समझ आए। और इसीलिए बिहार की चाहे वो जनता हो, चाहे बिहार की माताएं बहनें हो, उन्होंने इतना बड़ा और अच्छा मैंडेट एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश जी, देखिए, इसी बीच एक और सवाल है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था, वोट चोरी का प्रश्न उठ रहा था, तमाम सवाल एनडीए के ऊपर उठाए जा रहे थे,
शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए हैं या फिर रुझान कह लें इसको, तो उसमें उलटफेर होता दिख रहा है। महागठबंधन बहुत पीछे है और एनडीए बहुत ही बढ़त के साथ आगे चल रहा है। देखिए, महागठबंधन ने निश्चित तौर पर मुद्दे उठाए और मैं समझता हूं जो एक रोजगार का मुद्दा है वो केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, वो पूरे भारत का मुद्दा है। आप देखें भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं जहां पर युवाओं, हर प्रदेश के अंदर युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता ने कुछ सोच समझ के वोट दिया होगा और ये जो अभी शुरुआती रुझान किया, अब तो आप देखें 12 बजने का समय आ गया है और मैं समझता हूं कि ये बहुत एक बढ़िया रुझान आ चुका है। इसके अंदर इतना ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। सरकार एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है और वो जो कंफर्म बनने जा रही है। 48 और 190 का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बढ़त मानी जा रही है एनडीए की। जी बिल्कुल, देखिए बढ़त तो है ही, इसमें तो नकारा जा ही नहीं सकता। सरकार एनडीए की बन रही है क्योंकि इतना फेरबदल नहीं होगा 12 बजे के बाद। लेकिन सोचने की बात यह है कि